नमस्कार, हमारे बिहार इलेक्शन स्पेशल शो लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की चुनावी जंग में लिट्टी का गर्मा गर्म स्वाद भी है और नेताओं के बयान का चोखापन भी, लेकिन बयानों पे राजनीति ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? बुलेटिन में आज जिन 4 बड़ी खबरों का हम विश्लेषण करेंगे, उनमें पहली है बिहार की कट्टा पॉलिटिक्स। लालू राज के 2 दशक बीत जाने के बाद भी कथित जंगल राज का मुद्दा सियासत में गर्म है। क्या इस बार के चुनाव में भी कट्टा पॉलिटिक्स असर दिखाएगा? करेंगे इस पे बात। हमारी दूसरी बड़ी खबर है, क्या जमुई में फिर दिखेगा गोल्डन टच? निशानेबाज से नेता बनी श्रेयसी सिंह इस बार फिर कमल खिला पाएंगी? और जमुई से बांका तक क्या है लाल कोटी की अहमियत? करेंगे इस पर भी बात। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे सीमांचल में ओवैसी के एम फैक्टर की। और चौथी बड़ी खबर, बिहार चुनाव में पत्नी पॉलिटिक्स का मुद्दा शोर मचा रहा है। बीजेपी के पवन सिंह की पत्नी काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। खेसारी लाल की पत्नी को चुनाव लड़ना था, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह खेसारी को टिकट मिल गया। इस बीच भोजपुरी स्टार वॉर की तीखी होती लड़ाई में हम बात करेंगे उनकी पत्नी की, जो लड़ाई जो है उनकी पत्नियों तक पहुंच गई है। लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में इन सब पर करेंगे बात हमारे खास मेहमान अवध ओझा साहब के साथ। बहुत धन्यवाद आपका अवध ओझा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भोजपुरी सिनेमा के जाने माने कलाकार शैलेश सिन्हा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत धन्यवाद आपका। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र मेरे साथ हैं, मेरी सहयोगी शालू मेरे साथ हैं। और हम शुरुआत करते हैं आज के इस चर्चा की। और अवध ओझा साहब, बहुत धन्यवाद पहले तो जुड़ने के लिए। ये कट्टा पॉलिटिक्स की बड़ी चर्चा हो रही है बिहार चुनाव में। चुनाव में हमेशा ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो मुद्दे उस क्षेत्र के जनमानस के दिल से जुड़े हुए हों। अब मखाना जुड़ा हुआ है, मिथिला जुड़ा हुआ है, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ कट्टा भी बहुत जुड़ा हुआ है। तो आप कह रहे हैं वहां कट्टा पॉलिटिक्स की डिमांड थी? नहीं, वहां के जनमानस में इसकी चर्चा बहुत है। कट्टा उद्योग इतना फलता फूलता उद्योग है पूर्वांचल और बिहार में कि वहाँ के बच्चे बच्चे की जबान पे इस शब्द का प्रभाव है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने गमछे का इस्तेमाल किया और कट्टे का इस्तेमाल किया, तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं बहुत बृहद स्तर पर जनमानस को अपने आप से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कट्टा पॉलिटिक्स आना तो स्वाभाविक ही था। आज मैंने सुना आरजेडी की किसी प्रत्याशी ने, जो बच्चे ने कट्टे पे गाना गाया था, उसको मंच पे बुलाकर उससे गाना गलाया, उसे माला पहनाया। तो कहीं ना कहीं एक व्यापक स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश है कट्टा पॉलिटिक्स के जरिए। तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं, उसके बाद शैलेश सिन्हा साहब से भी बात करेंगे। बिहार चुनाव में जंगल राज की चर्चा गर्म है। बीजेपी जेडीयू के तमाम नेता आरजेडी के कथित जंगल राज पर आक्रामक है। इसी बीच समस्तीपुर में तेजस्वी यादव की सभा में एक बच्चे ने जो गाना गाया, उसे लेकर विरोधी हमलावर हो गए। इस गाने के बोल थे, तेजस्वी आई सरकार में, कट्टा लेकर घूमेंगे बाजार में। तो शैलेश सिन्हा साहब, आप मुझे बताइए कनेक्शन क्या भाई कट्टे का बिहार की राजनीति में? देखिए, बात ये बा कि लिट्टी चोखा चुनावी चौका इस बार हम चाहता नहीं कि बिहार के धोखा ना मिली। लिट्टी चोखा चुनावी चौका बिहार के ना दे धोखा। एंड ये जो कट्टा बा मेड इन मुंगेर बा। एंड कट्टा एक ऐसा चीज बा जैसे एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक जवान, एक एक बंदा कनेक्ट कर रहा था। सो कनेक्शन विल प्ले अ वेरी गुड रोल। शैलेश जी, सबसे मजेदार चीज बा कि जब कट्टा के हमने की बात करल बानी जी, तो चूंकि भोजपुरी के सीनियर स्टार बानी, कट्टा के इस्तेमाल उनके फिल्म में कितना कैले बानी, चूंकि जनमानस के कनेक्ट कर रहल बाई, तो ओझा जी कर रहल बानी, तो एक ई कनेक्टिविटी के बा। जितना पोस्टर तू देखबा ना, उमें कट्टा दिखी, खून दिखी, गमछा माथे पर दिखी, एकदम दांत चियारे हीरो लोग दिखी, एवरीवन जे हीरो ते विलन तू देखबा ना, दांत चियर, कट्टा, लाल खून, और केवल कट्टा चलता। कट्टा कल्चर बन गया बिहार का, और यह कल्चर इस बार चुनावी मुद्दाओं बनल बा, जे हम देखता नहीं, सुबह से देखता नहीं। सो उसमें प्रधानमंत्री भी कह रहे बे, अवध ओझा साहब, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं साहब, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी में कट्टा लगा के अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करा लिया। यानी पॉलिटिक्स में कट्टे की इतनी अहमियत बढ़ गई है बिहार में। हाँ, एक्चुअली 1857 का जब विद्रोह हुआ तो मेरठ के आसपास
ये जो विद्रोही हुआ करते थे उनको गन सप्लाई करने के लिए देसी गन बनना शुरू हुई, देसी गन। तो उस देसी गन को इतनी मान्यता मिली, इतनी लोकप्रियता मिली कि वो बाद में उत्तर भारत के समाज में जन जन के जबान पे आ गया। और मैंने कहा पूर्वांचल और बिहार में तो हर व्यक्ति कट्टा शब्द से परिचित है। बिहार चुनाव में कथित जंगल राज की झलक भोजपुरी गानों में दिख रही। जैसे ही बिहार चुनाव का ऐलान हुआ, बिहार में भोजपुरी गानों की भरमार आ गई। तो मुझे लगता है मधुरेन तुम ज्यादा बेहतर बता सकते हो इसे। अभी शैलेश जी चर्चा करते रही है। हाँ मुंगेर से लेके मिर्जापुर तक हाँ ये कट्टा के बिना जो बा ना समाज चलता और ना ही वहाँ के व्यवस्था चलता। तो ये व्यवस्था में जो कट्टा बा ओकर बहुतेरा इस्तेमाल बा। लेकिन सवाल ये है, जब आप लॉ एंड ऑर्डर सुशासन की बात करते हैं, फिर ये कट्टे कहाँ से आ रहे हैं बीच बीच में? कट्टा तो बिहार के राजनीति का हिस्सा बा, चाहे वो जंगल राज होके चाहे सुशासन राज होके। दोनों स्थिति में रुआ देखी, कट्टा से ही धमक बा, कट्टा से ही चमक बा, कट्टा से ही वसूली बा। अच्छा, वह किसी राजनीतिक दल ने अपने को रजिस्टर्ड करा के अपना वो ना बना लिया हो चुनाव चिन्ह की, साहब हमें कट्टा दे दो चुनाव चिन्ह है साहब? हो सकेला सब कुछ, बिहार बात तो सब कुछ हो सकेला। अच्छा, कट्टा, बंदूक, तीर कमान, जौन तू सोचबा सब हो पाई, हो जाई। रीजन कि बिहार का जो कल्चर डेवलप होला ना, वो केवल 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 अग्रेशन, मारधाड़ एंड और जो 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 असल में का बा ना कि हीरो लोग डेवलप करेला कल्चर। सो जोन जोन तू फिल्म देखबा, जो जो फिल्म देखबा उसमें कट्टा बा, खून बा, हत्या बा, मर्डर बा, फिरौती बा, बलात्कार बा, ये सब कुछ जौन जौन नेगेटिव चीज होला सब फिल्म के अंदर बा। रमेश भाई कहल जाला ना कि सिनेमा समाज के आईना होखेला। तो जो समाज के आईना बा वहाँ के ओकरा के शैलेश एक्चुअली में मैं फिल्मों में काम करता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ क्या होता है कि हर व्यक्ति बंदूक होना चाहिए, खून होना चाहिए, मर्डर होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, गाने होने चाहिए, इसमें एक दो गाने ऐसे होने चाहिए कि वो समाज को बिगाड़ने वाले हैं। सो कहानी क्या है? कहानी ये है कि हमें पूरी तरीके से इस प्रचार को, चुनाव को एक नया समाज की तरह देखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बिहार जौन डेवलप हो ना, इस बार एक डिफरेंट बिहार, एक डिफरेंट प्रशासन, एक डिफरेंट राज, बिकॉज और हीरो हीरोइन को बदलना बहुत जरूरी है। ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर बिहार में कल्चर चेंज करना है तो वो जो आपके जो पैरामीटर्स हैं ना, जो आपके बेंचमार्क्स हैं, उनकरा के चेंज कर बहुत जरूरी बा, बहुत ज्यादा जरूरी बा। अवध ओझा साहब, शैलेश जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि साहब हमें अब ये सोच को बदलना होगा। नए बिहार में ये कट्टा पॉलिटिक्स, ये कनपट्टी पॉलिटिक्स, इन सब की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहां पर जो रियल टर्म में सुशासन मॉडल है वो लागू होना चाहिए। बिल्कुल, और इस बात की शुरुआत उसी दिन होगी जिस दिन बिहार में नालंदा 2.0 शुरू होगा। क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी बात कही। गरिमा ही थी, पाटलिपुत्रा, मगध, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, इस सारी चीज की नींव तभी रखी जाएगी जब नालंदा वहां फिर से जीवित होगा। और देखो बिहार की क्या पहचान थी, और हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? जब तक बिहार में सामंतवाद जिंदा है, जब तक बिहार में बाहुबली जिंदा है, जब तक इन सबका प्रभुत्व रहेगा, तब तक बिहार की स्थिति कभी नहीं बदलेगी। लेकिन मैं आपसे बार बार रमेश जी एक बात कहता हूं कि 2029 का इलेक्शन बहुत बड़ा माने रखेगा, क्योंकि जनरेशन बदल रही है, जनरेशन के मापदंड बदल रहे हैं, एआई जनरेशन, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और न जाने क्या क्या। तो अब जो युवा उभर कर सामने आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति को एक नई दिशा की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल, मैं आता हूं, एक रिपोर्ट हम दिखा लेते हैं शैलेश जी, उसके बाद मैं आऊंगा कि हमें चर्चा किस पे करनी चाहिए। बिहार में कट्टा पॉलिटिक्स चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी मंच से कट्टा का जिक्र कर चुके हैं और कट्टा को कथित जंगल राज से जोड़ा जा रहा है। अब तक कट्टा वाली सियासत में क्या कुछ हुआ, सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं। बिहार के चुनाव में कट्टा पॉलिटिक्स के चर्चे। जंगल राज का जिक्र करते हुए सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कट्टा पॉलिटिक्स पर प्रहार किया था। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे
इस बयान के बाद बिहार में 2005 के पहले के कथित जंगल राज के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया। इस बीच एक वीडियो ने दोबारा बिहार में कट्टा पॉलिटिक्स को बहस का मुद्दा बना दिया है। गोली और कट्टा का जिक्र करता मासूम और उस पर बजती ताली। तस्वीरें समस्तीपुर के मोहिद्दी नगर विधानसभा क्षेत्र की हैं, जहां तेजस्वी की सभा का इंतजार कर रहे लोगों का मनोरंजन कुछ इस तरह से। लेकिन इस भोजपुरी गीत ने बिहार की राजनीति को आईना दिखा दिया है। तेजस्वी की सभा में कट्टा पॉलिटिक्स का कथित महिमा मंडन साफ दिखाता है कि पीएम मोदी का कट्टा पॉलिटिक्स पर प्रहार बिहार की जनता को सचेत वाली घंटी थी और ये मासूम अनजाने में उसी डर को आवाज दे रहा है। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? पीएम मोदी बिहार की अपनी जनसभा में लगातार कट्टा पॉलिटिक्स पर प्रहार कर रहे हैं। वो लगातार बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि कट्टे के दम पर सरकार चला चुकी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को हर हाल में रोके। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। कट्टा पॉलिटिक्स के कट्टा को लेकर जेन जी के बीच उत्सुकता बढ़ रही है। सवाल यह है कि कट्टा शब्द कहां से चलन में आया, कट्टा सबसे पहले कहां बना। तो आइए जानते हैं बिहार के कट्टा कथा के बारे में। बिहार का ऐतिहासिक शहर मुंगेर कट्टा की जन्मस्थली कही जाती है। कहा जाता है कि अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए मीर कासिम ने पहली बार मुंगेर के अपने कारीगरों से जो हथियार बनवाया था, उसका डिजाइन कट्टा की तरह ही था। मुंगेर में कारीगर पीढ़ियों से तमंचा, कट्टा और असलाहा बनाते आ रहे हैं। बिहार और ओडिशा के गजेटियर के मुताबिक 19वीं सदी से पहले मुंगेर में आर्म्स की 5 यूनिट थी। 1970 और 80 का दशक आते आते कारखाने बंद होने लगे। कारखाने बंद हुए तो कारीगरों का रोजगार छिन गया और उन्होंने अवैध तरीके से हथियार बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इस तरह मुंगेर में तमंचे बनाने के अवैध कारखाने चल निकले। मुंगेर की तरफ बिहार के नालंदा जिले में भी बड़े पैमाने पर अवैध असलहे बनते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहुबली अपना प्रभाव जमाने के लिए कट्टा जैसे अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। चुनावों के वक्त तमंचों और कट्टे की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो शैलेश भाई, ये मुद्दा है ना कि अवध जी ने बिल्कुल सही कहा कि साहब नालंदा 2 इस पे बात होनी चाहिए। और बिहार के पास जैसे कहा जा रहा है कि बिहार साहब एक अच्छी भूमि बन सकती है, खासकर उनके लिए जिनको शिक्षा ग्रहण करनी हो, जो थी। आज का दौर बदल गया, लेकिन मुझे लगता है वो डिस्कोर्स है ना, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, वो उस तरफ नहीं जा रहा है। वो इसी तरफ कट्टा पॉलिटिक्स की तरफ ही घूम रहा है। देखिए, आपको ब्रीड चेंज करनी होगी। जैसे सर ने बोला कि हम लोग 2029 में एक डिफरेंट फेस देखेंगे, लेकिन डिफरेंट फेस तब देखेंगे ना जब वो व्यक्ति जो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या इन सब सब्जेक्ट्स जो एआई के हो रहे हैं, इसके बाद वो वहीं रहे, वो दिल्ली की तरफ या बंबई की तरफ या विदेश की तरफ ना कूच करे। ये बहुत बड़ा विषय है। अरे वो तब रहेगा ना जब उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, हायर एजुकेशन मिलेगी, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो क्यों आएगा बाहर साहब? कौन आना चाहता है अपना? कोई भी अपना घर तो कोई भी छोड़ा नहीं चाहता, बट फिर भी अगर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार से, आप गौतम बुद्ध, आपके पास चाणक्य, आपके पास नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब क्या क्या नहीं है जो बिहार ने देश को दिया। और आज बिहार का स्थिति क्या है? कट्टा पॉलिटिक्स। सो ये बहुत बड़ा समझने का विषय है कि हमारा सोच, हमारा विचार कहां जा रहा है। और शैलेश भाई, आप भी उसी सिनेमा से निकले हैं। इसलिए निकल गया, इसीलिए मैं निकल गया कि मैं सही एग्जांपल क्रिएट नहीं कर रहा था वहां पे, बिकॉज अपने आप को तो करंट कनेक्शन देना पड़ेगा ना कि वेदर आई एम कनेक्टिंग विद दैट सब्जेक्ट और नॉट। तो कहानी ये है कि हम छोड़ली भोजपुरी सिनेमा इहे खातिर कि हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है शालू, ये क्या कट्टा पॉलिटिक्स है बिहार में, जरा आप बताओ। कट्टा पर तो बहुत गाना बनल है, जना ठोक देव कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। तो ये सब गाना यही बिहार के छवि के धूमिल कर रहा है। और जहाँ तक हमरा कट्टा पॉलिटिक्स लग रहा है, हमर जहाँ तक सोच है कि
जे कट्टा और जंगल राज के बात मोदी जी कर रहा है कि कट्टा कनपट्टी में सटा के आपको अपने पार्टी में कर लेंगे, हमरा लग रहा है कि 2000 के अभी जनरेशन ज़्यादा है वहाँ पर, तो वो जंगल राज नहीं देखल के हन, तो बार बार याद दिलवे छे कि जंगल राज था इसीलिए आप एनडीए को वोट दीजिए। हमरा लगे छे यही बात है जो बार बार कट्टा पॉलिटिक्स और जंगल राज के बात वहाँ पर उठ रहा है। और वाकई क्योंकि मधुरे जब प्रधानमंत्री ने वहाँ के युवाओं से, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, तो उन्होंने स्पेशली कहा भाई याद दिलाओ लोगों को, मिलो उनसे, बात करो, उन्हें याद दिलाओ 1990 से 2005 की। यानी वो जानते हैं कि डर से वोट ज्यादा जल्दी मिलता है। लेकिन रमेश भाई देखिए, वजह ये बात कहते नहीं है कि जमाना चैट जीपीटी का है, परप्लेक्सिटी का है, आप एआई जेमिनी यूज कर रहे हैं, तमाम तरह के चैट बॉट आज एआई यूज कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये बात जो शैलेश जी भी कर रहे हैं कि जे वो यूज कर रहा बस ओकरा खातिर अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो तो पलायन कर जाता, जे बचता ओकरा का थमावल जाता, कट्टा कट्टा। ठीक है, बिहार की सियासत में इस बार फिर से चर्चा में है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और बीजेपी की उभरती हुई नेता श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह बिहार के दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। श्रेयसी को बीजेपी में इस चुनाव के लिए एक बार फिर से जमुई विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है और श्रेयसी ताल ठोक रही हैं कि वो जमुई में जीत का परचम जरूर लहराएंगी। निशानेबाजी के मैदान में अपने सटीक निशानों से देश को गौरवान्वित करने वाली श्रेयसी सिंह अब राजनीति के अखाड़े में भी अपनी सटीक रणनीति के लिए जानी जाती है। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में श्रेयसी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में बिहार की जनता अब यही देखना चाहती है कि क्या वो अपने ट्रिगर परफेक्शन को दोहराते हुए 2025 में भी जमुई में बीजेपी का कमल खिला पाएंगी। ये न हमारा विकसित बिहार में, एनडीए के शासनकाल में ये बिहार विकसित हुआ है। आइए न हमारा एनडीए के बिहार में। जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह के चुनाव प्रचार में उतरे राजनाथ सिंह ने विकास वाली अपनी पैरोडी से खूब तालियां बटोरी। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जमुई विधानसभा सीट पर श्रेयसी सिंह को उतारा। श्रेयसी सिंह खुद को जमुई की बेटी बताकर जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं। जनता ने हमेशा और हमने भी हमेशा यही कहा है कि एक बेटी बन के काम करना चाहते हैं। आपने नेतृत्व करने का मौका दिया, वोट रूपी आशीर्वाद दिया, लेकिन हमने एक बेटी का जो ईमानदारी और जो सेवा भाव अपने घर परिवारजनों के प्रति होता है उसको कभी नहीं छोड़ा। तो निश्चित रूप से एक बेटी बनकर ही हम काम करना चाहते हैं। और ठीक है, कुछ गलती हो गई होगी तो लोग आज माफ़ करने के लिए तैयार हैं। श्रेयसी सिंह दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की बेटी। श्रेयसी सिंह की सियासत का सेंटर है लाल कोठी। गिद्धौर की लाल कोठी में श्रेयसी सिंह के पिता दिग्विजय सिंह इलाके के लोगों से मुलाकात करते थे। दिग्विजय सिंह दिग्गज समाजवादी नेता थे और लंबे समय तक जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोगी रहे। दिग्विजय सिंह ने लोकसभा में 3 बार बांका सीट का प्रतिनिधित्व किया। अब अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं श्रेयसी। 2020 के चुनाव की जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, उस वक्त 10 लाख बिहारियों को सरकारी रोजगार देने का वादा किया था। 5 साल में 11 लाख सरकारी रोजगार दिया और साथ ही साथ 36.5 लाख प्राइवेट जॉब्स बिहार में लेकर आए। तो कुल आंकड़ा लगभग 50 लाख का बैठता है। जहां 10 लाख का वादा वहां 50 लाख किया। आज जो आंकड़ा बोल रहे हैं निश्चित रूप से वो तो पूरा होगा ही, और मुझे इस डबल इंजन की सरकार पे पूरा भरोसा है कि ये अपने किए गए वादा से एक कदम आगे बढ़ेगी, एक कदम पीछे नहीं। श्रेयसी इंटरनेशनल लेवल की निशानेबाज रह चुकी हैं। बीजेपी ने 2020 के चुनाव में पहली बार जमुई सीट से श्रेयसी की बदौलत ही जीत हासिल की थी। जमुई सीट पर इस बार श्रेयसी सिंह का मुकाबला आरजेडी के शमशाद आलम से है। शमशाद जी, इस बार के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ श्रेयसी सिंह है, दूसरी तरफ कोई बात, यहाँ पर विकास के नाम पर हम सब चुनाव लड़े, भाईचारा पर चुनाव लड़ रहे। आज जो एनडीए ने हमेशा विरोध किए हैं और हमेशा ने जातिवाद का नारा लगाए हैं, मगर महागठबंधन के लोग विकास के मुद्दा पर, भाईचारा के मुद्दा पर काम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर वो सब चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक ही चीज़ है, सब समाज को जोड़ करके विकास की बात, रोजगार की बात। बिहार का जमुई नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, लेकिन यहाँ की सियासत हमेशा विकास के मुद्दों पर केंद्रित रही। जमुई में नए चेहरे को उम्मीदवार बनाकर आरजेडी ने बड़ा दांव खेला। काम भी हो रहा है, मगर शमशाद जी को एक बार मौका देना चाहिए। अच्छा, मौका आपको लगता है मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, हाँ। आपको क्या लगता है चाचा कि जो दोनों उम्मीदवार हैं बेहतर उम्मीदवार? हाँ, दोनों बेहतर हैं। दोनों में कोई तो बेहतर, वोट किसको दे रहे हैं?
वोट तो आपकी इसी का है, नया कैंडिडेट भी है इसको। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, श्रेयसी सिंह अपार बहुमत से जीतेगी और जम्मू जिला के चारों सीट एनडीए जीत रही है। श्रेयसी सिंह जमुई में विकास, जंगल राज का खात्मा, खानदानी विरासत के नाम पर जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं। लेकिन जनता का रुख क्या होगा, इसकी पूरी पक्की तस्वीर 14 नवंबर को काउंटिंग के दिन ही सामने आ पाएगी। अवध ओझा साहब, अब जमुई की ओर चलते हैं। वहां से श्रेयसी सिंह जो निशानेबाज हैं, भारत को गौरवान्वित कर चुकी हैं और इस बार भी वो सेकंड टर्म है उनका। 2020 में वो पहली बार चुन के आई थी। ये जमुई वही है जहां से चिराग पासवान ने अपना करियर शुरू किया था। वो 2 बार यहां से पार्लियामेंट में पहुंचे थे। तो ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं जमुई का? उसको अगर आप वहां का अगर कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखें, वहां पर मुस्लिम यादव बहुतायात हैं और नक्सलिज्म से बड़ा प्रभावित रहा है साहब ये जगह। नहीं, मेरा मानना यह है कि अगर वो एक बार की विजेता रही हैं तो अब तो उन्हें स्ट्रगल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं राजनीति में ऐसा मानता हूं कि अगर राजनेता अपने विधानसभा क्षेत्र या अपनी लोकसभा क्षेत्र के लिए समर्पित है तो उसे दोबारा इलेक्शन में सिर्फ मिलने की जरूरत है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता आपसे बिल्कुल वाकिफ है। उसको पता है कि आपने उसके लिए क्या किया है, आप उसके साथ कितनी देर तक खड़े रहे, आप उसके साथ कहां कहां काम आए हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर माननीय विधायिका जी ने अच्छे काम किए होंगे, जनता से जुड़ी रही होंगी, तो उनकी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन आज भी ना मधुरेंद्र, जमुई पिछड़ा है बिकॉज ऑफ नक्सलिज्म। बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव रहा, जिसकी वजह से वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लेकिन इसको बड़ी इंपॉर्टेंट फाइट माना जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, डेवलपमेंट के मार्कर अगर देखी बिहार तो बिहार पिछड़ा बा। जमुई वगैरह के इलाका तो काफ़ी पिछड़ा बा, वहाँ तो काफ़ी काम करे की जरूरत बा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ रुआ देख सकता नहीं ये पूरा चुनाव के पैटर्न में, कि जहाँ एक तरफ भोजपुरी फिल्म के स्टार लोग चुनाव लड़ रहा बा जेकर कोई सोशल बैकग्राउंड नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वो परिवार से एक बच्ची चुनाव लड़ रहा बा जो सेकंड टाइम विधायक खातिर जे अपने आप के एक सर्टेन फील्ड में साबित कर चुकल बा। तो वो भी एक अलग तरह का मैसेजिंग बा कि बीइंग पिता भी बहुत बड़े नेता रहे दिग्विजय सिंह, बिल्कुल फैमिली लेके पढ़ ले बा। माँ कुमारी जी भी सांसद रही ना। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक बेंचमार्क क्रिएट होगा और हो ही रहा है। अगर दोबारा आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग के लिए एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये हो सकता है, अच्छे लोग भी आ सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं अवध ओझा साहब, जब हम लौटेंगे तो आपके पास आएंगे क्योंकि ये मुकाबला सीमांचल का बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। यहां का एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर बहुत मायने रखता है। क्या वो महागठबंधन के इर्द गिर्द गोलबंद हो जाएगा पूरी तरह? लेकिन पिछली बार जरूर झटका लगा था ओवैसी की एंट्री से। क्या इस बार वो झटका लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर चर्चा करेंगे। हम जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। तो सीमांचल और मिथिलांचल में इस बार लड़ाई जबरदस्त होने जा रही है और हैदराबाद से निकलकर इस बार 32 सीटों पे ताल ठोक रहे हैं असैदुद्दीन ओवैसी। क्या कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे या मुस्लिम पूरी तरह से महागठबंधन की तरफ इस बार गोलबंद होगा? यह देखना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अभी सत्ता मिली नहीं तो अभी से चरमपंथी, सत्ता मिली नहीं तो दीपक यादव को टिकट दिया जो तलवारें बांटता है, तलवार बांट रहा है दीपक यादव। ये विश्व हिंदू परिषद का आदमी, आरएसएस का आदमी, और उसको उसने नरकटियागंज से अपना उम्मीदवार बना है और चरमपंथी ओवैसी को बोलता है। जो मिथिलांचल और सीमांचल की लड़ाई है साहब, ये बड़ी दिलचस्प है और बहुत हद तक सबकी नजर इस बार पर है कि साहब ये ओवैसी साहब क्या इस बार भी डेंट करेंगे? पिछली बार वो 5 सीटें जीते थे, वहां से 4 बाद में आरजेडी में चले गए थे, लेकिन 5 जीते थे। देखिए, अवध ओझा सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जागरूक नेता चुनिए, अपने ही समाज से चुनिए, बट जागरूक नेता वो चुनिए जो आपकी डेवलपमेंट की बात करे, आपकी एवोल्यूशन की बात करे, आपकी जो एक स्टेटस है उसको और ऊपर लेकर के जाए। सो ओवरऑल अभी 5 हैं, आप 7 लेकर के आइए, कोई बात नहीं, 8 लेकर के आइए।
पर चुनिए उसी को जो एक्चुअली में एक प्रॉपर आपका डेवलपमेंट के प्रति सोचे, विचारे और आपका स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ हो, जो कि अभी बीजेपी ने भी किया, इन लोगों को जागरूक किया। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप चुनिए उसी को जो आपको आगे लेकर के जाए। मधुरेन, मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से देखिए तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बा। गौर करी कि ये पूरा चुनाव में हिंदू वर्सेस मुसलमान के माहौल नइखे बनल। बिहार में बनता भी नहीं है, नइखे बनल कहे तो ओकर नुकसान जेडीयू के हुई। जेडीयू वोट बैंक मुस्लिम के भी खासकर पछमानदा तो उसके पक्ष में रहा ही है, ओकरा पक्ष में रहेला। ओकरा अलावा बस सीमांचल में देखी तो ऊपर भी प्रभाव पड़ी। अगर हिंदू वर्सेस मुसलमान हुई तो अगर एकजुट हुई तो ओकर प्रभाव ये हुई कि सीमांचल में जो मुस्लिम बा वो पूरी तरह से एम के साथ कोलाइज हो जाई, तो ओवैसी के पार्टी के वोट ना मिल पाई। पिछला बार हुआ देखी तो 5 सीट अगर ओवैसी के पार्टी जीत रहा बा IIM तो करीब करीब 15 सीट पर डेंट कर रहा बा, हरावे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा बा। तो 20-25 सीट के नुकसान पहुंचावे के ताकत सिर्फ और सिर्फ ओवैसी के पास बा। और ऐसे में देखी जो अपील ओवैसी के बा वो सीधे सीधे मुसलमान समाज के बा और अटैक सीधे सीधे तेजस्वी यादव के ऊपर। और अब देखिए बड़ी दिलचस्पी ने कहा कि मल्ला का बेटा 4% वाला उप मुख्यमंत्री और 14% वाला मुख्यमंत्री और 4% वाला उप मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछाएगा। तो अवध ओझा साहब बात तो वो जायज कर रहे हैं और बात दिल में भी लग रही है, लेकिन उसके बाद भी क्या वो वहां पर उस जनमानस को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार के मुकाबले ग्राउंड से जो खबर आ रही है इस बार वो बिल्कुल अलग आ रही है। भट्ट साहब, महाराष्ट्र में एक इन्फ्लुएंसर थे, मुझे नाम तो शायद याद नहीं, मुस्लिम इन्फ्लुएंसर थे, उनके पास मेरे ख्याल से 30 मिलियन के आसपास फॉलोअर थे, लेकिन जब वो चुनाव लड़े तो उनको 200 के आसपास वोट मिला था। तो कभी कभी लोग एक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व होता है, लेकिन जब वोट कन्वर्जन करने की बारी आती है तो वहां वो थोड़ा सा मात खा जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिहार की जनता वैसे भी इतनी जागरूक जनता है, उसे पता है कौन कहां क्या कर रहा है। अब लेकिन सोशल मीडिया की लोकप्रियता मापदंड नहीं है चुनाव जीतने का, भाई ये बिल्कुल क्लियर कट रख लो। मुसलमानों के सामने जो आप सोच रहे हैं, हाँ, वहाँ संगठन आपको चाहिए, वहाँ पार्टी का सपोर्ट आपको जड़ चाहिए है ना, जड़ चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया आपके आप मिलियन फॉलोअर्स से तो आप अब चुनाव जीत जाएंगे, ये दौर चला गया। समीकरण बहुत मायने रखता है। हाँ, कुछ कह रही हो शालू? जेना हम छिए, हम सीमांचल इलाका से ही आवे छिए, पूर्णिया हमर घर होले, तो वहाँ पर भी जेना ओवैसी साहब वोट के बात करे छथिन, मुसलमान के बात करे छथिन, तो वहाँ पर लोग प्रभावित जरूर होते ओकर बात से, लेकिन वहाँ के जनता हिंदू और मुसलमान में नहीं काम पर जते। अगर क्या कि काम पर नहीं जतिए तो पप्पू यादव कभी नहीं चुनाव जीती है, काम क्या कि पप्पू यादव वहाँ लोग के हेल्प करे छे, मदद करे छे, तो इस वजह से वहाँ के लोग अब मुस्लिम और हिंदू के बात पर नहीं हो सके छे। ई बेर भी काम के हिसाब से ज़्यादा वोट मिले लोग के। बहुत ही बढ़िया। हैदराबाद के ओवैसी क्या इस बार बिहार में 2020 वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। 80 साल पुरानी एक धार्मिक संस्था AIMIM किस तरह एक सियासी शक्ति बन गई और कैसे AIMIM अब हैदराबाद के इतिहास का एक अटूट हिस्सा बन गया, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या जवाब होगा 11 तारीख के दिन? बटन साहब को बटन दबेगा, मजलिस के साथ देंगे, आप मान सम्मान की लड़ाई में सीमांचल का हमारा साथ देंगे। कुछ इस अंदाज में सीनियर ओवैसी सीमांचल में गरज रहे हैं, डायरेक्ट तेजस्वी को चैलेंज दे रहे हैं। तेजस्वी, अगर एक जमीन व आसमान के खालिक की इबादत करना अगर अलगावाद है क्या तमाम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और गुलामों के गुलाम हैं? ओवैसी का फोकस एम फैक्टर पर है। एम यानी मुस्लिम बहुल सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक की सीट्स पर AIMIM की नजर है। सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब सीमांचल का बच्चा पटना में हुक्मरान होगा, इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद के ओवैसी इस बार भी बिहार में 2020 वाला करिश्मा दोहराने की कोशिश में जुटे हैं और इसके लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ लोग क्या की जनता। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% से अधिक है। राज्य की 47 विधानसभा सीट्स ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार की 11 सीट्स पर मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है, जबकि 7 सीट्स पर 30% से भी अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं। बिहार की 29 सीट्स पर 20 से 30% के बीच है। इसमें अधिकतर सीट सीमांचल में ही है। ओवैसी की निगाह बिहार के इसी एम फैक्टर पर है।
वहीं विरोधी ओवैसी को सीमांचल की जगह हैदराबाद पर फोकस करने की नसीहत दे रहे हैं। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की सियासी कर्मभूमि हैदराबाद रही है। 1957 से हैदराबाद की सियासत में ओवैसी परिवार का दबदबा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1957 में मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी कि MIM का नाम बदलकर AIMIM किया और इस कट्टर मुस्लिम संगठन को राजनीतिक पार्टी में बदल दिया। 1975 में ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी ने AIMIM की कमान संभाली और आंध्र प्रदेश विधानसभा के अलावा संसद के भी सदस्य बने। 1994 में लंदन से लौटे असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार चार मीनार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2004 में असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM की कमान संभाली। इतिहासकार मोहम्मद नरुद्दीन खान के मुताबिक 1920 के दशक में हैदराबाद रियासत के एक शख्स बहादुर यार जंग ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुस्लिमों का एक सांस्कृतिक संगठन बनाया। इसका नाम मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी कि MIM रखा गया। 1944 में MIM बनाने वाले बहादुर यार जंग की अचानक मौत हो गई। कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। इसके बाद MIM संगठन का नेतृत्व कासिम रज़वी के पास चला गया। कासिम रज़वी निजाम की निजी आर्मी रजाकारों का मुखिया था। कासिम रज़वी का नाम भैरनपल्ली कांड में कुख्यात रहा है। कासिम रज़वी ने पाकिस्तान जाने से पहले असदुद्दीन ओवैसी के दादा को MIM की कमान सौंपी थी। तब से AIMIM की पहचान ओवैसी परिवार से जुड़ गई है। अवध ओझा साहब, ओवैसी साहब हैदराबाद से आते हैं और हैदराबाद में जो उनको जानता है या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया है वो जानता है कि उन्होंने वहाँ बहुत काम किए हैं साहब, इसलिए उनके बहुत बड़ा डेडिकेटेड लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है उनके पास। यही कारण है वो एक के बाद एक चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन बिहार से बाहर कोई कहता है ये बीजेपी की बी टीम है, कोई कहता है ये कांग्रेस की बी टीम है, तो वो बी टीम के व्यू में फंस जा रहे हैं। भट्ट साहब, ऐसा है, इस देश में भगवान बुद्ध ने एक बड़ी प्यारी प्रथा चलाई, बहुत प्यारी, कि जनमानस का अट्रैक्शन पाने का सबसे प्यारा रास्ता है कि आप नेगेटिव अप्रोच, अपोजिट अप्रोच, जैसे उन्होंने कहा अनात्मवाद, मैं आत्मा को मानता ही नहीं, लेकिन फिर उन्होंने कहा पुनर्जन्म, तो लोगों ने कहा अनात्मवाद, जब आत्मा होती नहीं तो पुनर्जन्म किसका। और इसी प्रयास में हजारों लोग भगवान बुद्ध के पास भागे। वही फॉर्मूला अपनाया AIMIM ने। सबसे पहली बार जब ये पार्टी भारत में चर्चा में आई हैं तो ये तेलुगु क्षेत्र के, लेकिन इनके नेता तेलंगाना में भी भाषण हिंदी में ही देते हैं क्योंकि इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होना है हिंदी बेल्ट में। तो एक तरफ बीजेपी जो हिंदू हितों की बात, हिंदुत्व की बात, हिंदू राष्ट्र की बात करती रही, और दूसरी तरफ ये मुसलमान, इस्लाम और मुसलमानों की हित की बात करते रहे, तो दोनों ग्रो करते रहे, दोनों का नाम आगे बढ़ता रहा। बिल्कुल, लेकिन मधुरेंद्र, ओवैसी साहब मुस्लिमों के एक मान्य नेता तो बनना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए, बिहार में बहुत क्लियर बा MY फैक्टर और RJD के जमाना से रुआ देखी तो फैक्टर के हिट करे के ताकत जे बा यही में नहीं है। सीमांचल में दिक्कत का बा कि सीमांचल में बहुत सारा ऐसा चेहरा बा जो अपन प्रभुत्व रखेला, ओकरा के AIMIM अपन टिकट दे देवेला, तो ओकर परिणाम ये होखेला कि ओकर अपन प्रभुत्व और मुस्लिम वोट बैंक मिलके वो विनिंग फैक्टर बन जाला। लेकिन ओकर डेस्टिनेशन कहाँ बा, याद करी, 5 सीट तो जीतलन, लेकिन उनमें से 4 RJD चल गई, तो MY फैक्टर नहीं तोड़ सकती, भले ही अपन कैंडिडेट जिता ले। वही यूपी में भी देखते हैं हम। बिल्कुल, और ये तो ट्रेंड रहा है कि जहां बीजेपी को हराने वाला व्यक्ति खड़ा हो जाता है वहां मुस्लिम वोट चला जाता है। ये एक नेशनल ट्रेंड देखा है हमने। ये ट्रेंड बिहार में ना सेट होके एकरे खातिर हुआ देखी कि जोन पूरा का पूरा गठबंधन के खिलाफ जोन माहौल बन रहा बा उनमें कभी भी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स नहीं के कोई करा। और मैं देख रहा था इन्हीं सीमांचल में था 3 में से 2 मुस्लिम वो माइग्रेट करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग खेती में काम करते हैं, कुछ लोग लैंडलेस लेबर्स हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ज्यादातर लोग बाहर काम कर रहे हैं। कोई देश से बाहर जा रहा है तो रेमिटेंसेस आ रहे हैं, कोई कर रहा है मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। हिमाचल की स्थिति देखी रुआ तो वहां से अधिकांशतः मुसलमान गल्फ में काम करते हुआ मिली। बिल्कुल। सिन्हा साहब,
हाँ, तो जिन्होंने बोला कि वहाँ की जो आबादी है वो गल्फ़ में और मिडल ईस्ट के जितने भी जोन्स हैं वहाँ पर पाई जाती है, और वो एक्चुअली में वो मनी इकोनॉमी उनकी इंटरनेशनल ही है। प्रैक्टिकली जो हम लोग चर्चा करें वो यही है कि कितना रोल प्ले करेगा, तो रोल ये अच्छा प्ले करने वाला है। बट सेकंड पार्ट ये है कि जब तक हम लोग इसकी डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली जितने भी MI जितने भी आएंगे ये दिल बी अलाइंड विद RJD फॉर श्योर, ये रहता है और ये रहेगा। बट कहीं ना कहीं हमें ये जो ट्रेडिंग बिजनेसमैन है या लैंडलेस लेबर है, इनको जागरूक करना ज़रूरी है कि तुम्हारी डेवलपमेंट एक अच्छी सरकार से है, केवल चेहरा देख करके नहीं है। आप स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिक्स की बात कीजिए, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप एवोल्यूशन की बात कीजिए, आप पूरे अपना जो संस्थान है, मुस्लिम संस्थान ही कहता हूं मैं उसको एक डेवलपमेंट के प्रति आप देखिए, विचार कीजिए। एक और बात है ना, अब तो मुस्लिम लोगों के भी समझ में आता, मान लीजिए हमने 3-4 जिता भी दीजिए, जो आपने कहा बिल्कुल जाना तो उन्हें वही है, तो इससे बढ़िया फिर उन्हीं को जिता दो। हाँ, लालू के दोनों लाल इस बार अलग अलग ताल ठोक रहे हैं, दोनों की अदावत सामने आ चुकी है। इस बीच दोनों भाइयों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इस वीडियो में तेज प्रताप और तेजस्वी आमने सामने दिख रहे हैं। जब लालू के दोनों लाल आमने सामने हुए तो क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार के चुनावी रण में भाई वर्सेज भाई की लड़ाई चरम पर पहुंचती दिख रही है। लालू यादव की तरफ से तेज प्रताप को पार्टी और परिवार के बाहर किए जाने के बाद से ही दोनों भाइयों के बीच बैर बढ़ता लग रहा है। भाई वर्सेज भाई की अदावत को सुर्खियों में ला दिया है। क्या हुआ जब आमने सामने आ गए तेजस्वी और तेज प्रताप। बड़े रंग हैं इस बार बिहार के चुनाव में ओझा साहब। तो केवल कट्टा पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं, पत्नी पॉलिटिक्स भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पत्नी पॉलिटिक्स भी चल रही है। और कहीं ना कहीं पवन सिंह की श्रीमती जी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। और ये जो प्रमुख लोगों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, इनका भी बड़ा एक ऑरा दिखाई पड़ रहा है बिहार के इलेक्शन में। ठीक है, एक रिपोर्ट जरा हम दिखा देते हैं। तो बिहार चुनाव में पत्नी पॉलिटिक्स का भी शोर मचा है। काराकाट से बीजेपी के पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। लड़ना तो खेसारी लाल की पत्नी को भी चुनाव था, लेकिन ऐन वक्त में खेसारी लाल को टिकट दे दिया गया। लेकिन इस बीच खेसारी और पवन सिंह के बीच में गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है, वार पलटवार शुरू हो गया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने जब से लालटेन थामा है, राजनीति में एंट्री की है, तभी से पावर स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह के साथ उनकी जुबानी। बदुरेंद्र हो क्या रहा था, हमें तो लगा पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही पता लगा वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी पत्नी का पूरा जो मामला था वो सामने आ गया। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहा साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं उनके लिए प्रचार प्रसार करूंगा, मतलब बीजेपी के लिए। लेकिन अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। बड़ा दिलचस्प है साहब ये बिहार की राजनीति। दिलचस्प महाभारत पर हम कहीं सबसे शानदार प्रकाश शैलेश जी डाल सकता नहीं। हाँ, ये तो खेसारी लाल साहब के साथ, खेसारी लाल के साथ मतलब कई फिल्मों में तो ये हीरो थे खेसारी लाल के साथ, और कई फिल्मों में तो पवन सिंह के साथ थे। अच्छा, दोनों को जानते हैं तो इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखिए क्या है कि ये पूरा इमोशनल, बिहार किस पे चलता है, इमोशन में चलता है। तो पवन सिंह के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है लोगों का, पावर स्टार। खेसारी लाल के साथ एक डिफरेंट कनेक्ट है कि हाँ हमारे जैसा लड़का है ये। सो उसके बाद जब इन लोगों ने अपना चुनावी मैदानी शुरू किया, प्रैक्टिकली क्या होता है, राजनीतिक लोग भी कैसे देखते हैं कि मेरे लिए कौन क्राउड पुल कर सकता है। तो ये दोनों इतने बड़े बड़े लोग हैं। अब इन लोगों के बेस्ट पार्ट क्या है, इनके साथ साथ इनकी पत्नियां भी पॉपुलर है बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ जो बाकी सब चीजें हो रही हैं, कहीं तलाक हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, आपको सब कुछ पूरी दुनिया को पता क्या क्या हो रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये चीज ऐसे डेवलप होकर के आई है कि आपका इमोशन, महिला के साथ उत्पीड़न हुआ तो इमोशन उनकी वाइफ को मिला। मुझे एक बात अच्छी लगी पवन सिंह की, उसने कहा पत्नी के आंसू सबको दिखे, मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखाई देता। मर्द 6, 7, 8, 9 ये जवाब शैलेश जी देंगे। मर्द का क्या मतलब है यहाँ पे? मर्द का मतलब होता है कि हाँ आपके पास एक है, आप जीवन चलाइए उसके साथ में, आप बदलते रहेंगे तो आप मर्द का आंसू कहाँ से दिखाएंगे, मुझे बताइए ना। आपके इमोशंस को आपका पैरामीटर मैच तो करना चाहिए। मैं अब आप समझिए मेरी बात को कि क्या होता है जीवन में। मैंने शादी की, मेरी एक वाइफ है, राइट, उनका जीवन पर्यंत मुझे चलना है। अब मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो मैं कहाँ से प्रैक्टिकली ये समाज के लिए कहाँ से मैं आइडल हूँ। लेकिन आपके
एज एन एक्शन हीरो, एज अ बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी हैं, फिर भी लोग आपको पसंद करते हैं, एज एन आर्टिस्ट पसंद करते हैं ना, वो आर्टिस्ट को राजनीतिक लेकिन क्या ये क्राउड पुलर तो है बहुत बड़े तरीके से, वोट में ये वोट में तब्दील कर पाते हैं भाई? ये सब राजनीति में क्राउड पुलर की भी जरूरत होती है, भीड़ तो बहुत जरूरी चाहिए, माहौल तो भीड़ से बनता है, बट क्या वो भीड़ वोट पे तब्दील हो पाती है? अवध ओझा साहब, ये जितने भी भोजपुरी सिनेमा के कलाकार हैं, कोई आरजेडी से है, कोई बीजेपी से है, मैं देख रहा हूँ जनसुराज से भी एक बहुत अच्छे गायक हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, उनका भी सॉन्ग बहुत हिट जाते हैं। रितेश पांडे उनका भी बड़ा बोलबाला वहां पर, सभ्य व्यक्ति हैं। हाँ, अच्छा, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं। चलिए, अच्छा हुआ आपने बता दिया यहाँ पर। अच्छा, एक बहुत मजेदार चीज, हाँ, खेसारी लाल के यहाँ 2 दोस्त वालों का, मतलब व्यक्तिगत तौर पर ओझा जी भी और शैलेश जी भी। भैया खेसारी लाल जी की डिमांड ज्यादा लग रही है। खेसारी एक बहुत अद्भुत व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। चाय पिलाओ भैया, यही बात है खेसारी जी को। हाँ, जरा बताइए, आप बताइए अवध ओझा साहब, तो खेसारी लाल जी की पत्नी को टिकट मिलना था, आखिरी समय में कुछ इस तरह का हुआ कि उनको चुनाव लड़ना पड़ा। वो हमेशा कहते हैं साहब मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, लेकिन अभी वो आरजेडी के लिए एक बहुत बड़े क्राउड पुलर बने हुए हैं, मैं देख रहा हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम हमेशा बात करते हैं, ये जो आर्टिस्ट होते हैं, क्या ये राजनीति की बारीकियों को समझते हैं जैसे राजनेता समझते हैं? राजनीतिक बारीकियों की कोई भी व्यक्ति, इसीलिए किसी भी फील्ड में जो शुरुआत होती है तो शिष्यत्व से शुरुआत होती है कि आप किसी के साथ रहते हैं, कार्यकर्ता बन के रहते हैं, फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय राजनीति में एक ज़माने में अपराधियों का इस्तेमाल हुआ और फिर अपराधी राजनीति करने लगे, ऐसा ही कुछ 1990 के बाद, 1990s के बाद जब घर घर में टीवी पहुंच गया। 1990s के पहले आप देखो, मूवी या बॉलीवुड स्टार या कहीं का भी स्टार हो, उसकी इतनी पूछ नहीं थी। लेकिन 1990s के बाद आप देखोगे घर घर में टीवी पहुंच गया, खासकर रामायण और महाभारत की वजह से। और ये स्क्रीन पे आने वाले लोग ज़्यादातर लोगों के चहेते बन बैठे। फिर राजनेताओं ने क्या किया, इन स्टारों को राजनीतिक रैलियों में बुलाना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि अमर सिंह जी अमिताभ बच्चन को लेकर सारी यूपी की विधानसभाओं में टहलते थे, और अमिताभ बच्चन के जाने की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। तो फिर जब अमिताभ बच्चन जी आने लगे तो उधर से राजेश खन्ना आने लगे, फिर डिम्पल कपाड़िया, फिर हेमा मालिनी। लेकिन इनमें से बहुत कम लोगों को ये पता होता है, बहुत कम। मैंने तो अभी तक, अपवाद स्वरूप कोई हो तो शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों के अंदर ये देखा या सुना कि जो राजनीतिक परिपक्वता होती है, जो विषयों का अंतः संबंध होता है। थोड़ा सुनील दत्त जी के बारे में बिल्कुल सही कहा, सुनील दत्त, राजनीति, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। को मैं इससे जरूर बाहर रखना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है उनको पार्लियामेंट में, लेकिन बाकी राजनेताओं को तो समझ भी नहीं थी। सतवंत सिन्हा हेल्थ मिनिस्टर बने, लेकिन आखिरी पारी तक आउट हो गए। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब, अगर हाउस में बोलने को भी कह दिया जाए पार्लियामेंट या विधानसभा में, तो इनको 10 बार सोचना पड़ेगा कि हमें बोलना क्या है करके, क्योंकि डायलॉग ही 10 बार याद करके बोला जाता है। मैक्सिमम टाइम तो ट्रॉल हो जाते हैं अपने भाषण के चलते पार्लियामेंट में। हाँ, एक्चुअली वो लोग बैठे। हाँ, ओझा साहब। नहीं रमेश भाई, मैं बताऊं, आप 2 तरह से बोलते हैं। एक तो आप किसी से लिखाकर बोलते हैं। जब आप लिखाकर बोलते हैं तो आपकी वाणी में, आपके शब्दों में ओज नहीं होता, और जब आप समझ के बोलते हैं, किसी चीज के अंतः संबंध को आप समझते हैं, तो जब तक राजनेताओं को विषय का अंतः संबंध समझ में नहीं आएगा, तब तक वो उस पर काम नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आप सीधे सीधे तौर पे देखो, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई बिहार का जातिवाद कैसे खत्म होगा, बहुत सारे लोग बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, भाईचारा फैलाइए, कुछ मत करिए। आप सिर्फ बिहार में औद्योगिक क्रांति करिए, आप सिर्फ यूपी में औद्योगिक क्रांति करिए। जैसे ही अर्थव्यवस्था बदलेगी, वैसे ही समाज बदलेगा। चलिए अवध ओझा साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। चलिए जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और रोज की तरह हमने जो चर्चा की बिहार के अलग अलग चुनावी रंग को लेकर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास शो से जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।